वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट, जिसमें नवीन चंद्रन भाई साहब लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 1.5 घंटे के आसपास है, लेकिन भाई साहब काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। सच में डायरेक्टर भाई साहब ने ऑडियंस को जबरदस्त तरीके से उल्लू बनाया। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में इसका बेबी होता है और दिव्या एक गहरी सोच में डूबी होती है। उसी वक्त दिव्या का हस्बैंड जयराम जब कहीं पर जा रहा होता है, दिव्या पूछने लगती है कि इतनी रात को कहां पर जा रहे हो, लेकिन जयराम दिव्या को कुछ भी जवाब ही नहीं देता। दिव्या गुस्से में आकर कहने लगती है कि मुझे जवाब दो जयराम, अपनी मर्जी से घर पर आते हो और चले भी जाते हो, मुझसे कुछ बात ही नहीं करते तुम। क्या घर की चीजों की तरह मैं भी एक फालतू चीज हूँ? क्यों तुम मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो जयराम? अभी भी मैं इतना गुस्सा कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे एक भी जवाब नहीं दे रहे। जयराम दिव्या को एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड देकर कहने लगता है कि तुम इस डॉक्टर से जाकर मिलो। दिव्या शॉक में रहकर पूछने लगती है, क्या मैं पागल हो चुकी हूँ? ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। तुम किसके पास जाओगे? किसके साथ सोने के लिए जाओगे? मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरह से पता है कि तुम कहाँ पर जाते हो, किससे मुलाकात करते हो। इस तरह से दिव्या बहुत हंगामा करते हुए जयराम से झगड़ा करने लगती है। उसी घर में लक्ष्मी नाम की एक काम वाली होती है। दिव्या से कहने लगती है कि मैडम आप शांत रहिए। दिव्या गुस्से में आकर लक्ष्मी को एक छापड़ लगाती है। अब ये देखकर जयराम दिव्या को एक छापड़ मारता है। उसके बाद ये तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मतलब दिव्या अपने कमरे में चली जाती है, जयराम काम से बाहर जाता है और लक्ष्मी भी अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी ये ऑब्जर्व करती है कि दिव्या का छोटा बच्चा रो रहा है। सो लक्ष्मी इस छोटे बच्चे को लेकर दिव्या के कमरे के पास जाती है। दिव्या को बुलाने लगती है कि मैडम जी दरवाजा ओपन करिए, भूख की वजह से बच्चा रो रहा है। लेकिन बहुत बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी दिव्या दरवाजा ओपन नहीं करती। फाइनली जब लक्ष्मी दरवाजा ओपन करके अंदर जाती है तो अंदर का नजारा देखकर शॉक में रह जाती है, क्योंकि दिव्या फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुकी होती है। उसके बाद लक्ष्मी पुलिस वालों को फोन करने पर विक्रम नाम का एक पुलिस वाला कांस्टेबल के साथ इस घर पर आता है केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सो लक्ष्मी विक्रम को दिव्या के कमरे पर ले जाकर दिव्या की डेड बॉडी को दिखाने लगती है। विक्रम उस कमरे की दिव्या की अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है। तो उसी फ्लोर पर विक्रम को एक छोटा सा कंकर मिलता है, मतलब गहनों में जो कंकर लगाते हैं ना, वो वाला कंकर। उसके बाद विक्रम लक्ष्मी के पास आकर उसका नाम, दिव्या का नाम, उसके हस्बैंड का नाम, घर की डिटेल्स पूछने लगता है। बातों के दरमियान में लक्ष्मी के गाल के ऊपर जो जख्म होता है उसके बारे में पूछने लगता है। लक्ष्मी थोड़ी देर पहले जो हुआ वो विक्रम को बताने लगती है, मतलब वही दिव्या ने लक्ष्मी को एक थप्पड़ मारा। बाद में जयराम के बारे में पूछने पर लक्ष्मी कहने लगती है कि सर वो तो एयरपोर्ट गए हैं, बॉम्बे में उनकी एक मीटिंग है, ऐसा मैंने सुना। विक्रम अपने कांस्टेबल से कहने लगता है कि तुम फटाफट से हमारे एक कांस्टेबल को एयरपोर्ट के पास भेजकर जयराम को वापस यहाँ पर लाओ, बारिश की वजह से वैसे भी सारे फ्लाइट्स डिले हो चुके होंगे। उसके बाद विक्रम लक्ष्मी से कहने लगता है कि तुम्हारी मैडम ने आत्महत्या नहीं की, दिव्या को किसी ने मार दिया। लक्ष्मी से दिव्या की फैमिली के बारे में पूछने पर लक्ष्मी कहने लगती है कि सर दिव्या अनाथ है, जयराम सर का एक भाई है आदित्य। खैर दूसरी सीन में किसी जगह पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में गन लेकर किसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहता है। उसी वक्त वहाँ का कोई गुंडा बंदा इस बंदे के माथे पर गन पॉइंट आउट करने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि ये बंदा और कोई नहीं आदित्य होता है, जयराम का छोटा भाई। और आदित्य NIA की ट्रेनिंग ले रहा होता है, उसी की यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस वगैरह हो रही होती है। उसी वक्त पुलिस वाले आदित्य को फोन करके दिव्या के बारे में बताने लगते हैं। सो आदित्य फटाफट से घर पर आकर दिव्या की लाश को देखकर शॉक में रह जाता है। विक्रम इसके बारे में पूछने पर आदित्य अपने बारे में विक्रम को बताने लगता है, मतलब यही पूछने लगता है कि जब दिव्या मरी थी तो तुम कहाँ पर थे। आदित्य यही कहने लगता है कि मैं NIA ऑफिसर हूँ, ट्रेनिंग ले रहा था। विक्रम कहने लगता है कि दिव्या ने आत्महत्या नहीं की, किसी ने दिव्या को मार दिया। इस तरह से आदित्य को कुछ चीजें बताने लगता है। अगर दिव्या ने आत्महत्या की होती तो अब तक इसका चेहरा रंग बदल चुका होगा, और इसी तरह से फांसी लगाने के लिए रस्सी की क्या जरूरत, शायरी या तो फिर चुन्नी का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। एक और बात यह है कि दिव्या के पैर को छोटी सी चोट लगी है, लेकिन चेयर के ऊपर खून के धब्बे मौजूद नहीं है, और इसी तरह दिव्या के गर्दन के ऊपर कुछ और जख्म भी है, जिसका मतलब मरने से पहले किसी के साथ हाथापाई हुई थी। ओवरऑल से देखा जाए तो किसी ने दिव्या को मारकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। उसी वक्त लक्ष्मी कहने लगती है कि सर जयराम सर बीच में एक बार आकर गए थे। खैर थोड़ी देर के बाद जयराम फटाफट से अपने घर पर आता है। विक्रम को देखकर पूछने लगता है कि सर क्या हुआ, मुझे कल बॉम्बे में मीटिंग है। विक्रम कहने लगता है कि आपकी बीवी की डेथ हो चुकी है।
जब जयराम ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है, विक्रम जयराम को रोकते हुए कहने लगता है कि आप ऊपर नहीं जा सकते जब तक फॉरेंसिक वाले नहीं आ जाते। जयराम को यह बात भी बताने लगता है कि दिव्या ने आत्महत्या नहीं की, किसी ने उसको मार दिया। जयराम से ये भी पूछने लगता है कि लक्ष्मी का कहना है कि आप बीच में घर वापस आकर गए थे। जयराम कहने लगता है कि सर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं घर पर ही भूल गया था, वही लेकर मैं वापस एयरपोर्ट चला गया, मैं ज्यादा देर तक रुका नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी विक्रम जयराम पर ही शक करने लगता है कि तुम दोनों के बीच ऑलरेडी झगड़े हो रहे थे, शायद हाथापाई के दौरान तुमने दिव्या को मार दिया होगा। लक्ष्मी से पूछने पर लक्ष्मी कहने लगती है कि सर मैं तो सर को घर के अंदर आते हुए देखा, बाहर जाते हुए नहीं देखा। उसी वक्त आदित्य कहने लगता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं हम। सो इस तरह से एंट्रेंस का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं। तो सच में जयराम जो बता रहा था वो सच है। जयराम घर के अंदर आया, 2 मिनट के अंदर अपनी फाइल लेकर वापस एयरपोर्ट चला गया। आदित्य कहने लगता है कि इस 2 मिनट के अंदर दिव्या के साथ इतना सारा कारनामा करना इट्स इम्पॉसिबल। उसके बाद विक्रम लक्ष्मी पर शक करता है, इसके पास आकर पूछने लगता है कि अगर किसी के भी घर में जो भी घटना पेश आएगी तो पहले घर वालों को फोन करके बताते हैं, लेकिन लक्ष्मी तुमने डायरेक्ट पुलिस वालों को फोन किया। सच बताओ लक्ष्मी, क्या छुपा रही हो तुम? सो लक्ष्मी विक्रम को एक सच्चाई बताने लगती है, वो ये कि जब जयराम एयरपोर्ट पर मौजूद था उसी वक्त लक्ष्मी जयराम को फोन करके दिव्या के बारे में बता चुकी होती है। तो जयराम लक्ष्मी से कहने लगता है कि लक्ष्मी तुम एक काम करो, पुलिस वालों को फोन करके दिव्या के बारे में बताओ। अगर अब मैं वहाँ पर आया तो ये सारा केस मुझ पर आ जाएगा, क्योंकि झगड़ा होने के बाद ही दिव्या ने आत्महत्या कर ली ना। तुम घबराओ मत, जो कहा ऐसा ही करो। जयराम विक्रम से यही कहने लगता है कि सर एक्चुअली हर रोज मेरा और दिव्या का झगड़ा होता ही रहता है, और इसी तरह आज मैंने दिव्या पर हाथ उठाया। मैंने सोचा कि शायद इसकी वजह से दिव्या ने आत्महत्या कर लिया होगा। इसी बातों में विक्रम को एक और बात भी पता चलती है कि एक्चुअली जयराम और इस लक्ष्मी का चक्कर चल रहा है। तो ये जानने के बाद विक्रम जयराम और लक्ष्मी पर शक करने लगता है कि तुम दोनों लाइफ लॉन्ग हैप्पी से रहने के लिए दिव्या को मार दिया। लेकिन जयराम और लक्ष्मी यही कहने लगते हैं, नहीं सर, हमने दिव्या को नहीं मारा। विक्रम उसी घर में एक फोटो को देखता है जिसमें जयराम के साथ एक और औरत और एक बच्चा भी होता है। इसके बारे में पूछने पर लक्ष्मी कहने लगती है कि सर वो जयराम सर की पहली बीवी है, कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई और उनके बेटे का नाम है विनोद, ऊपर वाले कमरे में है। तो ये सुनने के बाद विक्रम फटाफट से ऊपर वाले कमरे में जाता है। तो वो बच्चा विनोद अपने कमरे में बैठकर कुछ स्केचेस वगैरह करते रहता है। आदित्य कहने लगता है कि विक्रम विनोद थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद विनोद किसी से भी बात नहीं करता, हमेशा अपने कमरे में रहता है। विक्रम इस बच्चे विनोद के पास जाकर हल्के से दोस्ती करने लगता है। बातों ही बातों में विनोद से पूछने लगता है कि विनोद इतनी रात होने के बावजूद भी तुम जागे क्यों हो, क्या कोई बुरा सपना देखा? विनोद कहने लगता है कि एक्चुअली जब मैं सो रहा था तो हॉल से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। हॉल में कोई भी नहीं थे। दोबारा मैं वापस अपने कमरे में आ गया। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। उसके बाद विक्रम दोबारा लक्ष्मी के पास आकर कहने लगता है कि मुझे शुरू से ही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, कोई ना कोई तो झूठ जरूर बोल रहा है, कुछ और चीजें छुपा रहे हैं। लक्ष्मी, तुमने कहा था कि रात भर तुम किचन में थी, लेकिन विनोद का कहना था कि हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था, बच्चा रो रहा था, तुम कहाँ पर गई थी? लक्ष्मी कहने लगती है कि सर एक्चुअली मेरा घर बगल में ही है। अब ज्यादा बारिश होने की वजह से मैं अपनी बेटी को चेक करने के लिए अपने घर पर गई। मेरी बेटी से मुलाकात करके वापस मैं यहाँ पर आ गई सर, लेकिन इस दरमियान में ये सब कुछ हो गया। सो उसके बाद विक्रम लक्ष्मी की बेटी मानसा को बुलाता है। पहले तो मानसा के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी क्लास में हो? मानसा कहने लगती है कि मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। बाद में दिव्या के बारे में बताने लगता है कि दिव्या मैडम को किसी ने मार दिया। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा? सारा शक तो तुम्हारी माँ पर ही आ रहा है, सच बताओ मानसा। मानसा कहने लगती है, नहीं सर, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। विक्रम कहने लगता है, तो फिर तुमने मारा ना दिव्या मैडम को, बताओ मानसा क्यों मारा? सारे लोग शौक में रहकर विक्रम से पूछने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसा कह सकते हो? विक्रम आदित्य से कहने लगता है, यही तो सच्चाई है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो नहीं दिखता वही होता है। इस तरह से दिव्या के कमरे में जो स्टोन मिला था ना, छोटा स्टोन, वो दिखाने लगता है एक्चुअली ये स्टोन और किसी का नहीं, मानसा के ईयररिंग का होता है। मानसा के गले के पास कुछ जख्म को भी देखता है, ऐसे ही जख्म दिव्या के गले के पास भी थे। तभी लक्ष्मी विक्रम से कहने लगती है कि सर मेरी बेटी को कुछ नहीं पता, दिव्या मैडम को मैंने ही मारा। ये सुनने के बाद मानसा भी कहने लगती है, नहीं सर, दिव्या मैडम को मैंने मारा। इस तरह से जो हुआ विक्रम को बताने लगती है। एक्चुअली लक्ष्मी अपनी बेटी को देखने के लिए अपने घर पर गई थी। मानसा से कहा कि तुम बच्चे को देखकर आ जाओ, वो क्या कर रहा है।
इस तरह से मानसा फटाफट से उस छोटे बेबी के पास आकर इसको खिलाने लगती है। उसी वक्त दिव्या लक्ष्मी को आवाज देने पर मानसा दिव्या के पास आती है। दिव्या कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी माँ कहाँ पर मर गई। खैर छोड़ो, देख क्या रही हो, आकर ये साफ करो। मतलब दिव्या के हाथ से पानी का ग्लास टूट चुका होता है। मानसा उसी को साफ करने लगती है। इसी दरमियान में दिव्या लक्ष्मी और मानसा को बहुत लान तान करने लगती है कि हमेशा तुम लोग हमारे घर पर ही पड़े रहते हो, तुम दोनों को कुछ शर्म ही नहीं है। तुम्हारी माँ किसी के पास जाकर सोकर भी पैसे कमा सकती है। इस तरह से मानसा को लात से भी मारती है। मानसा गुस्सा आकर दिव्या को एक छापड़ लगाती है। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से झगड़ा होता है। तभी मानसा दिव्या को धक्का देने पर दिव्या का सर दीवार से टकराकर इसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी ये चीज देखकर शॉक में रह जाती है। अपनी बेटी को बहुत मारने पीटने लगती है। अरे ये तुमने क्या कर दिया। अब इसको आत्महत्या का रूप देने के लिए लक्ष्मी दिव्या को लटका दिया। उसके बाद मानसा विक्रम को अपनी फीलिंग्स के बारे में भी कुछ बताने लगती है। एक्चुअली ये माँ बेटी अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश होते हैं। जयराम के घर के बगल में ही एक छोटी सी झोपड़ी होती है, वहाँ पर ये दोनों अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। स्कूल में मानसा के फ्रेंड्स मानसा के फादर के बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं कि मानसा हमने सुना है तुम्हारे पिताजी ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बिना पिताजी के तुम कैसे पैदा हो गई। इस तरह से मानसा को बहुत चिढ़ाते रहते हैं। मानसा हमेशा अपनी माँ से अपने फादर के बारे में ही पूछती रहती है, लेकिन लक्ष्मी कभी भी मानसा को उसके पिताजी के बारे में नहीं बताती। लेकिन मानसा एक दिन बहुत जिद करने की वजह से लक्ष्मी मानसा को सच बताने लगती है कि तुम्हारा फादर और कोई नहीं जयराम ही है। तो यह जानने के बाद मानसा बहुत खुश होने लगती है। जब भी जयराम के घर में जाती ऐसे फील होने लगती है कि ये घर इसी का है, इनकी एक अच्छी सी फैमिली है। मानसा आलिशान की जिंदगी गुजार रही है। लेकिन यहाँ पर दिव्या लक्ष्मी को हमेशा डांटती रहती है, चाहे लक्ष्मी अच्छा काम करे या ना करे। मानसा दिन ब दिन दिव्या से बहुत नफरत करने लगी। मानसा विक्रम से यही बात कहने लगती है कि वो डायन हमें एक कुत्तों की तरह देख रही थी, लेकिन मेरी माँ बर्दाश्त करती आ रही है सिर्फ मेरे लिए। खैर सुबह होने के बाद सारे फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स लेने के लिए आदित्य भी वहाँ पर जाता है। पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर आदित्य को ऑलरेडी जानता होता है। जब विक्रम रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लगता है तो डॉक्टर विक्रम से कहने लगता है कि रिपोर्ट्स अभी नहीं आएंगे, लेकिन उससे पहले तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारा कहना है कि दिव्या की मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से एक छोटा सा माइनर डैमेज है। ज्यादा से ज्यादा इंसान बेहोश हो सकता है, इंसान नहीं मरता। और शॉकिंग बात यह है कि दिव्या की बॉडी में एक रेयर किस्म का ड्रग पाया गया। एक्चुअली नॉर्मल पोस्टमार्टम करने पर यह बात पता नहीं चलती, जिसकी वजह से मैंने दिव्या के कुछ सैंपल्स पुणे पर भेजा, तो वहाँ से मुझे कुछ ये बातें पता चली। तो ये सुनने के बाद विक्रम और आदित्य शॉक में रह जाते हैं। विक्रम दोबारा जयराम के पास आकर यही खबर सुनाने लगता है तो ये भी शॉक में रह जाता है। उसी वक्त ये खबर विनोद सुनकर फटाफट से अपने कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है। एक्चुअली विनोद एक कबोर्ड में जाकर छुप जाता है। विक्रम विनोद की कमरे की तलाशी लेने लगता है। इसी दरमियान में एक कबोर्ड का दरवाजा ओपन नहीं होता, लॉक होता है वो। इस कबोर्ड की चाबी के बारे में पूछने पर जयराम को भी पता नहीं होता कि इसकी चाबी गुम हो गई, लेकिन विक्रम पता कर लेता है कि विनोद हर रोज इस कबोर्ड को ओपन कर रहा है। शायद इसमें विनोद की माँ की यादें हो। विनोद की माँ की फोटो के पीछे ही इस कबोर्ड की चाबी होती है। तो सच में ओपन करने पर विनोद की माँ की काफी सारी यादें होती है। इसी कबोर्ड में एक छोटी सी दवाई भी होती है। विक्रम जयराम को ये दवाई पीने के लिए कहता है। पहले तो जयराम मना करने लगता है, लेकिन जब ये दवाई पीने ही वाला होता है उसी वक्त विनोद कबोर्ड से बाहर आकर इस दवाई को नीचे फेंक देता है। विक्रम विनोद से इस दवाई के बारे में पूछने लगता है कि तुमने इस दवाई के साथ क्या किया, तुम क्या छुपा रहे हो। एक्चुअली जब छोटा बेबी रो रहा था तो विनोद नीचे जाकर उसको चुप कराने की कोशिश की। उसी वक्त दिव्या लक्ष्मी को बुलाने लगी, मतलब पानी लाने के लिए कहा। सो विनोद जूस में वो जहर वाली दवाई मिलाकर दिव्या को ले जाकर देने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि दिव्या का कैरेक्टर भी विनोद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अपने फादर के बगल में दूसरी औरत को इमेजिनेशन ही नहीं कर पाया ये। एक्चुअली पहले भी जयराम और उसकी पहली बीवी के बीच बहुत झगड़े हुआ करते थे। एक दिन जयराम की पहली बीवी जहर की बोतल लाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन जयराम इसको रोकने लगता है। विनोद की माँ दोबारा ऐसा ना करे, वो बोतल अपने कबोर्ड में ले जाकर छुपा लिया था। उसके बाद कैंसर की वजह से विनोद की माँ इस दुनिया से चल बसी। ये होने के बाद जयराम दिव्या से शादी की, लेकिन जयराम और दिव्या के बीच भी कुछ ढंग का रिलेशनशिप नहीं था। दिव्या हमेशा जयराम से झगड़ा करती थी, ये बात विनोद को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। खैर प्रेजेंट डे पर पुलिस वाले विनोद को अरेस्ट करके जुवेनाइल होम भेज देते हैं।
इसकी थोड़ी देर के बाद वो पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर दोबारा विक्रम को फोन करके फटाफट से हॉस्पिटल पर बुलाने लगता है। जब विक्रम उस डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी आदित्य बैठा होता है, मतलब उस डॉक्टर ने आदित्य को भी बुलाया होता है। डॉक्टर उस दवाई को दिखाकर विक्रम से कहने लगता है कि ये दवाई इंसान को नहीं मार सकती, ज्यादा से ज्यादा मोशंस और वॉमिटिंग्स हो सकते हैं। मैंने कहा था ना विक्रम, दिव्या की बॉडी में एक रेयर ड्रग पाया गया। वो ड्रग ये नहीं है, वो ड्रग एक स्लो पॉइजन है। इंसान की बॉडी में जाने के बाद तकरीबन 5 घंटे लगते हैं इंसान को मरने के लिए। किलर ने इस ड्रग का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब किलर बहुत ही शातिर है। उसी वक्त जयराम विक्रम को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है। जयराम के घर में इसका एक पड़ोसी बैठा होता है। कहने लगता है कि सर, जब मैं अपने घर से बाहर जा रहा था तो एक मास्क वाले बंदे को देखा जो जयराम के घर में घुस रहा था। इस तरह से वो बंदा अपने घर के साइड का सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। तो सच में उस रात एक अनजान बंदा दीवार कूदकर जयराम के घर में घुसकर दिव्या के कमरे में गया। उसके बाद विक्रम इस केस को तरह तरह के एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। हर एक बंदे को फॉलो करते रहता है, जैसे जयराम, आदित्य, वो पड़ोसी। लेकिन जितना भी इन्वेस्टिगेशन कर लो, विक्रम को एक भी क्लू नहीं मिलता। उसी वक्त वो पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर विक्रम को अपने पास बुलाता है। शॉकिंग बात यह है, इस हॉस्पिटल में जो एविडेंस रूम होता है, ये रूम जल चुकी होती है। सारे एविडेंस जल चुके होते हैं। उस रूम में तलाशी लेने पर विक्रम को एक सबूत मिलता है। अपने कांस्टेबल से कहने लगता है कि हत्यारा मिल चुका है। वो हत्यारा और कोई नहीं, आदित्य होता है। मतलब वहाँ पर आदित्य का जला हुआ आईडी कार्ड मिलता है। उसके बाद विक्रम अपने हाथ में गन लेकर धीरे धीरे आदित्य के घर पर जाने लगता है। सच में इस आदित्य का घर बहुत ही अजीब होता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन की किताबें पढ़ी होती है, टीवी पर किसी साइको की मूवी देख रहा होता है, लेकिन सारे घर में तलाश करने के बावजूद भी विक्रम को आदित्य नजर नहीं आता। जब विक्रम किसी कमरे पर जाता है तो आदित्य वहाँ पर छुपा होता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इसी फाइट के दौरान विक्रम का वो कांस्टेबल पीछे से आकर विक्रम के सर पे हमला कर देता है। खैर, दूसरी सीन में हम ये देखते हैं कि आदित्य विक्रम के हाथ पैर चेयर से बांध चुका होता है। आदित्य कहने लगता है कि विक्रम, तुम तो बहुत ही मुश्किल से मेरे हाथ लगे हो, बहुत ही मुश्किल से मैंने ट्रैप किया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम इस केस को इतना जल्दी सॉल्व कर लोगे। लेकिन विक्रम, तुमको एक शॉकिंग बात बताऊं, दिव्या को मैंने नहीं मारा। असली कातिल का नाम सुनकर तुम्हारे तो होश ही उड़ जाएंगे। असली कातिल तुम ही हो विक्रम, तुमने ही दिव्या को मारा। जब ये केस चल रहा था मैंने सोचा कि घर वाले ही दिव्या को मारा होगा, लेकिन बैकग्राउंड से मैं भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। लेकिन जिस दिन मैंने उस फुटेज को देखा था तब जाके मुझे यकीन हुआ कि हत्यारा बाहर वाला बंदा ही हो सकता है। पहले तो मैं दिव्या के बारे में पता करने के लिए उसके गांव पर गया। वहाँ पर एक औरत दिव्या के रिलेटेड कुछ सामान को दिखाया। उसी बक्से में एक लेटर मिला मुझे, नीचे तुम्हारा नाम लिखा था, विक्रम। तब जाके मुझे पक्का यकीन हुआ कि तुम इस केस की खिचड़ी बना रहे हो। तुम ऑलरेडी दिव्या को जानते थे, तुमको फॉलो करने लगा था मैं। तुम एक दिन वॉच की दुकान पर गए थे और उसी तरह उस रात मैंने एक बात नोटिस की, तुम्हारे हाथ में वॉच होने के बावजूद भी तुम बार बार टाइम दीवार पर लगे हुए वॉच पर देख रहे थे, जिसका मतलब तुम्हारी वॉच स्टॉप हो गई थी। उस वॉच शॉप से बाहर जाने के बाद मैं वहां पर जाकर इंक्वायरी किया। पता चला कि तुम अपनी वॉच क्रोन की रिप्लेसमेंट के लिए आए थे। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से हत्यारा जिस जगह से दिव्या के कमरे में गया था वहां पर जाकर मैंने थोड़ा सर्च किया तो उस जगह पर मुझे तुम्हारे वॉच का क्रोन मिला। उस क्रोन को लैब पर भेजने के बाद मुझे सारी चीजें कंफर्म हो गई। सो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है विक्रम। एक्चुअली जब तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे तो दिव्या को लटकता हुआ देख शॉक में रह गए। ये देखकर तुम्हारी लॉटरी तो लग गई। सोचा था कि ये केस किसी दूसरों पर डाल दोगे, लेकिन जब मैं तुम्हारी कहानी में एंटर हुआ तुम्हारा दिमाग सटक गया। तो उस केस को घुमा फिराकर मुझ पर डालने की कोशिश की तुमने। मेरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे कांस्टेबल से मुलाकात करके तुम्हारे बारे में बताया और ये भी कहा कि जब विक्रम मुझे फंसाएगा तब तुम जान लो कि विक्रम ही असली कातिल है। तो विक्रम, तुमने सेम उसी तरह से किया। उस डॉक्टर की लैब में फायर एक्सीडेंट करवा के मेरा सबूत छोड़ा। और एक और शॉकिंग बात यह है कि तुम फिलहाल NIA ऑफिस पर हो, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। बताओ विक्रम, दिव्या को क्यों मारा? तो विक्रम जो हुआ वो आदित्य को बताने लगता है। एक्चुअली विक्रम का बचपना बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। इसकी फैमिली स्लम एरिया में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन जितनी भी मुश्किलें इसके सामने आई, विक्रम कभी भी अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा। जब भी विक्रम को हॉलिडे मिलता ये बिना खेले काम करने लगता होटल में जाकर। इसी दरमियान में विक्रम की माँ भी विक्रम को अकेला छोड़कर चली गई, मतलब इस दुनिया से चली गई। खैर, और कुछ साल गुजरने के बाद मेरी जिंदगी में दिव्या आई, तब जाके मेरी जिंदगी खूबसूरत बन गई। और कुछ दिनों के बाद विक्रम पुलिस सिलेक्शन में सेलेक्ट हो जाता है।
इनकी खुशियाँ दुगनी हो जाती है। ट्रेनिंग के लिए विक्रम हैदराबाद जाकर बहुत ही लगन के साथ मेहनत करके फाइनली ये पुलिस ऑफिसर बन ही जाता है। विक्रम के इस कैरेक्टर को देखकर आईजी विक्रम को अपने पास बुलाकर एक ऑफर देने लगते हैं। आईजी कहने लगता है कि विक्रम मेरी बेटी से शादी कर लो। ये सुनने के बाद विक्रम के होश ही उड़ जाते हैं। समझ में नहीं आता इसको प्यार चुने या अपने करियर को। सो फाइनली विक्रम डिसीजन लेकर दिव्या को एक लेटर लिखकर अपने करियर को सेलेक्ट करता है। श्वेता से शादी करके विक्रम अपनी नई लाइफ की शुरुआत की। शादी होने के बावजूद भी विक्रम को दिव्या का गिल्ट सताने लगा। उसके बाद विक्रम अपने करियर में एक केस सॉल्व करता है, मतलब कुछ ड्रग डीलर्स को पकड़ लेता है। अब विक्रम की वो खबर टीवी पर देखकर दिव्या विक्रम को कॉल करती है। बहुत रोने लगती है कि विक्रम तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों तुम मुझे छोड़कर चले गए। सो इस तरह से दिव्या हर रोज विक्रम को कॉल्स करने लगी। देखते ही देखते दिव्या का पागलपन बढ़ने लगा। विक्रम से यही कहने लगी कि विक्रम मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है। और कुछ दिन गुजरने के बाद दिव्या विक्रम को धमकियां देने लगी, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। दिव्या से छुटकारा पाने के लिए विक्रम ने डिसाइड कर लिया कि दिव्या को मार देगा। विक्रम ने एक ड्रग केस को सॉल्व किया था ना। एविडेंस रूम में जाकर विक्रम अपने वॉच की क्राउन की मदद से उस ड्रग को थोड़ा सा हासिल कर लेता है। उस रात खिड़की के जरिए से दिव्या के कमरे में जाता है। दिव्या विक्रम को देखकर बहुत इमोशनली हग करने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्रम वो ड्रग दिव्या के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद दिव्या के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने लगता है। जब विक्रम वहाँ से जा रहा होता है तो दिव्या विक्रम से कहने लगती है कि विक्रम क्या तुम हमारे बच्चे को नहीं देखोगे। यह सुनने के बाद विक्रम के होश ही उड़ जाते हैं। अब तक विक्रम के सर पर सिर्फ दिव्या का ही गिल्ट था, लेकिन इस बच्चे को देखने के बाद ये गिल्ट 10 गुना हो गया। खैर प्रेजेंट डे पर जब विक्रम अरेस्ट होकर गाड़ी में जा रहा होता है तो विक्रम को दिव्या नजर आती है, मतलब इसका इमेजिनेशन होता है। दिव्या कहने लगती है काश विक्रम, काश अगर हम दोनों की शादी होती तो हमारी लाइफ टोटली अलग होती। इस तरह से विक्रम अपनी लाइफ दिव्या के साथ इमेजिनेशन करने लगता है। तो सच में वो लाइफ विक्रम के लिए बहुत ही खूबसूरत होती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।